हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की हमारी क्लास बीएड फर्स्ट ईयर की है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। इसके पहले की क्लास में वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताओं को जाना है, तो इसे भी बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। बस आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली जो क्लासेस है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिएगा कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न होगा कि बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए और आधुनिक शिक्षा को बौद्ध शिक्षा प्रणाली की प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए। मतलब आज की जो शिक्षा है उसमें बौद्धकालीन शिक्षा की क्या देन रही है। अगला प्रश्न ये बन सकता है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और आधुनिक शिक्षा को बौद्ध शिक्षा प्रणाली की प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए। तो कुछ इसी प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं थी बौद्धकालीन शिक्षा की। सबसे पहली विशेषता, शिक्षा का माध्यम कैसा है। बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम जो है ये पाली भाषा में था। इसके अतिरिक्त संस्कृत भाषा का भी प्रयोग कर लिया जाता था। प्रोफेसर पीडी पाठक ने कहा, इन्होंने बताया कि शिक्षा का माध्यम सामान्य रूप से तो पाली भाषा ही थी, लेकिन वैदिक साहित्य की शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। इसके अलावा देश की अन्य प्रचलित भाषाओं का भी प्रयोग कर लिया जाता था, लेकिन जो शिक्षा का माध्यम था वो पाली भाषा में ही आपको बताना है। अगला पॉइंट है छात्र की योग्यता। तो ये भी एक विशेषता है कि छात्र की योग्यताएं कितनी होनी चाहिए बौद्धकालीन शिक्षा प्राप्त करने के लिए। बौद्ध काल में जो चांडाल हुआ करते थे उनको छोड़ करके सभी जाति के बच्चे, सभी जाति के व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त कर सकते थे। उनका पूरा पूरा अधिकार था। विकलांग जो बच्चे थे या कोई व्यक्ति विकलांग है, रोग है उसके अंदर, रोगी है, अस्वस्थ है, या फिर समाज के द्वारा दंडित किया गया है, समाज में उसका सम्मान नहीं है, तो ऐसे लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं होता था। और इसके अलावा जो भी चांडालों को छोड़ करके जो भी जाति के लोग थे उनको शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार था। विद्या आरंभ का समय क्या था? जब कोई बालक 8 वर्ष का हो जाता था तब उसकी विद्या को आरंभ किया जाता था, और 12 वर्ष तक सिर्फ उसे भ्रमण की स्थिति में ही वो रहता था। 20 वर्ष की आयु के बाद वह भिक्षु बन सकता था। तो ये इसकी कुछ योग्यताएं थी। अगला है शिक्षण पद्धति कैसी थी। तो इस काल में शिक्षण की पद्धति मुख्यतः कैसी थी? मौखिक थी। जैसे वैदिक काल में थी वैसी ही पद्धति बौद्ध काल में भी अपनाई गई, क्योंकि तब इसके समय में भी कागज पेंसिल नहीं हुआ करते थे, तो इसलिए यहाँ पर भी मौखिक शिक्षा पर ही ज़्यादा जोर दिया गया। रटने पर बल दिया जाता था। बच्चे चीज़ों को रट लिया करते थे, जो उनके गुरु बताते थे उसे जो शिष्य उनके रट लिया करते थे। बस कागज पेंसिल तो होता नहीं था, लिखते नहीं थे, तो सिर्फ रट लेते थे जल्दी से। वाद विवाद, तर्क विश्लेषण, व्याख्या और स्पष्टीकरण विधियों का प्रयोग भी किया जाता था। वेन्सांग के अनुसार कहा गया कि शिक्षक पाठ्य वस्तु का सामान्य अर्थ बताते थे और विद्यार्थियों को सविस्तार से पढ़ाते थे। बहुत ही डिटेल से बच्चों को पढ़ाते थे, और शिक्षक विद्यार्थियों को परिश्रम के लिए प्रोत्साहित भी करते थे और कुशलता से उन्नति के पथ पर अग्रसर भी करते थे। वे क्रिया शून्य छात्रों को निर्देशित करते थे और मंद बुद्धि विद्यार्थियों को ज्ञान अर्जन के लिए उत्सुक भी बनाते थे। तो ये कहना किसका है? वेन्सांग जी का कहना है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगली विशेषता है कि गुरु शिष्य संबंध कैसे थे। तो बौद्धकालीन शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध काफ़ी मधुर हुआ करते थे और प्रगाढ़ संबंध हुआ करते थे, क्योंकि जो गुरु और शिष्य होते थे वो आपस में उनका बॉन्डिंग उनकी बहुत अच्छी होती थी। आप कह सकते हैं कि पिता पुत्र के समान होती थी। छात्र अपने गुरुजनों की सेवा करते थे और अपने गुरु के प्रति भावना और श्रद्धा का भाव रखते थे। गुरु भी छात्रों को अपने व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित कर उनके विकास के लिए सदैव सजग रहता। डॉक्टर A.S. अल्तेकर ने कहा कि अपने गुरु के साथ शिष्य के संबंधों का स्वरूप पुत्र अनुरूप था। वे पारस्परिक सम्मान, विश्वास और प्रेम से आबद्ध हुआ करते थे। गुरुजी भी आध्यात्मिक मार्ग का प्रदर्शन करते थे। तो बहुत ही अच्छा संबंध था गुरु और शिष्य के बीच में।
अगला देखेंगे, अगली विशेषता है पवज्जा संस्कार की, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है बौद्धकालीन शिक्षा की। कौन सी है? पवज्जा संस्कार। यह कब स्टार्ट होती है? तो पवज्जा संस्कार के समय विद्यार्थी अपने बाल को मुड़वा कर, मतलब आप कह सकते हो टकला होकर के पीले कपड़ों को धारण कर लेता था। क्या करता था? उसके बालों को मुड़वा दिया जाता था, उसको पीले कपड़े पहना दिया जाता था। और विनय पिटक के अनुसार बालक अपने सिर को मुड़वाता, पीले वस्त्र पहनता और प्रवेश करने के लिए के भिक्षुओं के चरणों को अपने मस्तक से स्पर्श करता था और उनके सामने पालथी मारकर भूमि पर या जमीन पर बैठ जाता और मठ का सबसे बड़ा भिक्षु जो होता था उसे 3 बार एक शपथ दिलवाता था। कौन सा शपथ था? बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो ये 3 वाक्य उपदेश के रूप में दिलवाता था जो बड़ा भिक्षु होता था संघ का। तो इस प्रकार से उनका पवज्जा संस्कार स्टार्ट हो जाता था। जब उनकी शिक्षा आरंभ होती थी 8 वर्ष में, तब यह करवाया जाता था। आगे देखेंगे, आगे कुछ उपदेश भी दिए जाते थे, इसके साथ साथ 10 उपदेश दिए जाते थे, जिसे हम 10 सिक्खापदानि भी कहते हैं। पहला यह था कि चोरी ना करना, जीव हत्या न करना, किसी भी जीव को ना मारना, असत्य ना बोलना, झूठ ना बोलना, मादक वस्तुओं का सेवन न करना, कोई भी नशा न करना, ऊंचा बिस्तर पर ना सोना, वर्जित समय पर भोजन न करना कि मतलब किसी भी टाइम पर भोजन कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अशुद्धता से दूर रहना और नृत्य संगीत से दूर रहना, नाच गाना से बिल्कुल भी दूर रहना। सोने चांदी का दान न लेना, अगर उन्हें कोई सोने चांदी का दान देता भी है तो उन्हें वह दान नहीं लेना है। और श्रृंगार प्रसाधनों का प्रयोग ना करना, भाई क्रीम पाउडर वो नहीं लगा सकते थे। तो ये सारी चीज़ें उनको बताई जाती थी जब उनको, मतलब आप कह सकते हैं उनका जब एडमिशन होता था। और एडमिशन को क्या कहते थे? पवज्जा संस्कार कहते थे। तो ये सारी चीज़ें उनको पहले ही बता दी जाती थी कि भाई चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, सोने चांदी का दान नहीं लेना है और ऊंचे बिस्तर पर नहीं सोना है। और मतलब श्रृंगार नहीं करना है कि भाई आप टीप टॉप करके आ रहे हो, क्रीम पाउडर लगा करके आ रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है, बहुत ही साधारण रहना है। तो ये 10 उपदेश उनको दिए जाते थे। अब अगला देखेंगे, उपसंपदा संस्कार क्या है। तो उपसंपदा संस्कार जो होता था ये 12 वर्ष की आयु से लेकर के 20 वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्र भिक्षु के रूप में जब अधिकारी बनता था संघ में रहने का अधिकारी छात्र भिक्षुओं के निर्णय के अनुसार वह बनता था, तभी उपसंपदा संस्कार कराया जाता था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्र अपने प्राचार्य के साथ श्रेष्ठ भिक्षुकों के समक्ष उपस्थित होता। भिक्षुगण छात्र से प्रश्न पूछते, यदि छात्र परीक्षा में सफल हो जाता, उनके प्रश्नों का उत्तर दे देता, तो उसका उपसंपदा संस्कार किया जाता था। उपसंपदा संस्कार करते समय भिक्षु को संघ में रहने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता, जैसे वृक्ष के नीचे निवास करना, मतलब पेड़ के नीचे ही उसको रहना, भिक्षा मांग कर भोजन करना, स्त्री समागम, चोरी और हत्या से बचना, अलौकिक शक्तियों का दावा न करना, साधारण वस्त्रों को धारण करना और औषधि के रूप में केवल गोमूत्र का ही सेवन करना। आप भाई अंग्रेजी दवाएं तब थी नहीं और किसी प्रकार से आप कोई दवाई नहीं खा सकते थे। जब आपकी तबीयत खराब होगी आप गोमूत्र का ही सेवन करोगे। तो ये उनको कुछ नियम का पालन करना पड़ता था बच्चों को। आगे देखेंगे, अगली विशेषता क्या है व्यावसायिक शिक्षा की। तो बौद्ध काल में व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी, जैसे औषधि, विज्ञान, कताई बुनाई, भविष्य कथन। तो बहुत सारी जो एक्स्ट्रा स्किल्स थी वो चीज़ें भी सिखाई जाती थी बच्चों को। डॉक्टर सुरेश भटनागर ने कहा कि बौद्ध काल में लेखन, गणना रूपम, कृषि, वाणिज्य, कुटीर उद्योग और पशुपालन, हस्तज्ञान, इंद्रजाल, मृतकों को जीवित करने का मंत्र, पशुओं की बोली का ज्ञान करना, धनुर्विद्या, भविष्य कथन, इंद्रिय संबंधी क्रियाओं का वशीकरण, शारीरिक संकेत, औषधि विज्ञान, ये सारी चीज़ें पाठ्यक्रम में हुआ करते थे। शिक्षा पद्धति कैसी थी? तो बौद्ध काल में शिक्षा मठों और विहारों में दी जाती थी। जैसे आपने देखा होगा कि वैदिक कालीन शिक्षा कहाँ दी जाती थी? गुरुकुल में। तो बौद्ध कालीन शिक्षा दी जाती थी मठों और विहारों में।
इसमें केवल संघ के श्रमणों को ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस काल में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या, वाद विवाद विधि, निरीक्षण, प्रवचन विधि, देशाटन और प्रकृति परीक्षण विधि, ये सारी विधियां शामिल की जाती थी। विद्यार्थियों को अनुभव प्राप्त करने के लिए देशाटन भेजा जाता था। अपने देश वो जा करके भिक्षा मांग के लाएंगे, वही देशाटन होता। महान व्यक्तियों के प्रवचन कराए जाते थे और विद्यार्थियों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी। मुन्नार मिर्डन के अनुसार कहा गया कि शास्त्रीय विवादों को प्रोत्साहित भी किया जाता था। अब आगे देख लीजिएगा, अगली विशेषता है कि छात्र जीवन से संबंधित कुछ नियम हुआ करते थे। जैसे आपने वैदिक काल में देखा था, तो बौद्ध काल में भी कुछ नियम थे। बौद्धकालीन शिक्षा में छात्रों को कुछ जीवन का नियमों का पालन करना पड़ता था। जैसे भोजन वो कैसे किस प्रकार के करेंगे, तो छात्रों को दिन में 3 बार भोजन करने का नियम था। वो 3 बार भोजन कर सकते थे। शुद्ध होगा भोजन, शाकाहारी होगा। रात्रि के भोजन के लिए शिष्य और गुरु कहीं ना कहीं आमंत्रित किए जाते थे, कहीं ना कहीं उनका दावत हुआ करता था। भिक्षाटन की प्रक्रिया थी, उनको मांगनी पड़ती थी। स्नान की बात कर लें तो प्रतिदिन उनको स्नान करना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि ठंड है भाई तो आप 3-4 दिन स्नान ही नहीं करोगे, ऐसा नहीं था। स्नान भी उनको डेली करना पड़ता था। वस्त्र धारण करना, तो वो वस्त्र जो धारण करते थे छात्र साधारणतः 3 वस्त्र धारण करते, जिन्हें हम तिसिम्मरा कहते थे। अनुशासन का भी रूल था। बौद्धकालीन शिक्षा में छात्र काफ़ी अनुशासन में रहते थे। फूल पत्तियां तोड़ना उनको मना था। श्रृंगार प्रसाधनों का प्रयोग करना मना था। अपशब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते थे, या फिर कहीं तमाशे किसी स्थान पर नहीं देख सकते थे। अगर वो ऐसा करते तो उन्हें दंडित किया जा सकता था गुरु के द्वारा। अब आगे देखेंगे अगली विशेषता क्या है, तो स्त्री शिक्षा की यहाँ पर प्रावधान था। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार था। बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही मेन बात आती है कि आपको ये ध्यान रखना है। जैसे वैदिक काल में आपने देखा था कि वैदिक काल में शिक्षा प्राप्त कर सकती थी स्त्रियाँ, लेकिन यहीं पर आपको ये बात याद रखनी है कि बौद्धकालीन में क्या होगा, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। मैंने पहले बोल दिया तो आपको ये होगा कि हाँ बौद्धकालीन में शिक्षा दी जाती थी, लेकिन ये बहुत ही मेन पॉइंट है। आप इस पॉइंट को बहुत ही हाईलाइट करिएगा कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। बौद्ध भिक्षुओं के लिए स्त्रियों का सामीप्य निषिद्ध था, परंतु कुछ समय बाद अपनी विमाता महाप्रजापति के आग्रह पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की आज्ञा मिल गई। पहले क्या था, पहले बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते थे ये लोग, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने फिर अलाउ कर दिया। स्त्रियों के संघ बौद्ध भिक्षुओं के संघ से अलग हुआ करते थे और स्त्रियां संघ में प्रवेश करके भिक्षुणी कहलाती थी। इस प्रकार बौद्ध काल में शिक्षा का प्रसार स्त्री शिक्षा के रूप में विकसित हो गया। तो इसलिए मैंने आपसे पहले बोला कि शिक्षा का प्रावधान था, लेकिन पहले नहीं था, बाद में ऐसा हो गया। प्रोफेसर A.S. सल्तेकर ने कहा कि स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने की अनुमति ने स्त्री शिक्षा को विशेष रूप से समाज के कुलीन और व्यावसायिक वर्गों की स्त्रियों की शिक्षा को बहुत अधिक प्रोत्साहन भी दिया है। आगे देखेंगे पाठ्यक्रम कैसा था। तो बौद्ध काल का पाठ्यक्रम उच्च स्तर का माना जाता था। इस काल में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू दर्शन, संस्कृत, पाली, अध्यात्म शास्त्र, खगोल शास्त्र और औषधि शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा डॉक्टर सुरेश भटनागर ने कहा कि इसमें 2 प्रकार का पाठ्यक्रम था, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत वेद, बौद्ध शास्त्र, वेद शास्त्र, बौद्ध ग्रंथ, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। और लौकिक पाठ्यक्रम में बच्चों को गणित, कताई बुनाई, छपाई, सिलाई, रंगाई, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला, पशुपालन, या फिर आप कह सकते हो कई सारी चीज़ें इसके अलावा पढ़ाई जाती थी किसमें, लौकिक पाठ्यक्रम में। तो इनके अनुसार 2 तरह का पाठ्यक्रम था, एक लौकिक था, एक धार्मिक था। अब आगे देखिएगा कि आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्धकालीन शिक्षा की क्या देन मिली है। आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध शिक्षा का योगदान अत्यंत व्यापक और अभिनंदनीय रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे अनेक कार्य आयोजित किए जाते हैं जो बौद्ध शिक्षा के अभिन्न अंग माने जाते थे।
पहला है सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा का आयोजन करना, तो ये चीज़ें भी बौद्ध काल से ली गई। आज के समय में खेल कूद और शारीरिक व्यायाम का आयोजन करना, व्यावसायिक और लाभप्रद विषयों की शिक्षा का आयोजन करना, बहुशिक्षक और सामूहिक शिक्षा की प्रणालियों का आयोजन करना, शिक्षा की विभिन्न स्तरों पर अध्ययन की निश्चित अवधि का आयोजन, सामान्य विद्यालयों का आयोजन, या फिर बात कर लें शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश संबंधी न्यूनतम आयु, नियमों और परीक्षाओं का आयोजन, सभी धर्मों, वर्गों और जातियों के बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने का आयोजन, माता पिता और अभिभावकों के साथ रहने वाले बालकों के लिए शिक्षा की सुविधाओं का आयोजन, स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा का आयोजन और प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा का आयोजन, लौकिक और सामान्य विषयों की शिक्षा प्रदान करने का आयोजन, उच्च स्तर पर सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक शिक्षा का आयोजन और लोक सभाओं को प्रोत्साहन और उनको शिक्षा का माध्यम बनाने का आयोजन। तो ये सारे जो आयोजन हैं ये बौद्ध कालीन से ही लिए गए हैं। आधुनिक युग की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें ये सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता रहा है। तो ये कुछ यहाँ पर देन थी आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्धकालीन की। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक ये था जिसमें हमने बौद्धकालीन शिक्षा की कुछ प्रमुख विशेषताओं को जाना है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।